कृपया शांतिपूर्वक बैठ जाए और अपने बैग में से आप कॉपी और पेन निकाल लीजिए ताकि कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी वो आप नोट कर सकें या कोई क्वेरी होगी उससे संबंधित तो आप लेक्चर समाप्त होने के बाद आप सर से पूछ सकते हैं जो भी आपको शंका हो समाधान करना चाहते हो। तो जो राष्ट्रीय कार्यशाला जिसका शुभारंभ कल हुआ था इसका शीर्षक है आर्थिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान। तो इसके आज दूसरे दिन कार्यशाला के दूसरे दिन हमारे बीच में हमारे जो आज के रिसोर्स पर्सन हैं प्रोफेसर ब्रजेश सर आ चुके हैं और सर का पूरे महाविद्यालय परिवार की तरफ से और आयोजक सचिव और सब्जेक्ट की तरफ से प्राचार्य की तरफ से सर का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं हमारे प्राध्यापक बंधु हैं प्राचार्य हमारे हैं और सभी लोग का आज के द्वितीय दिन जो है हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के दिन जो हमारे सर विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हम सबके बीच में पधारे हैं अपने बौद्धिक ज्ञान से हम सभी को परिचित कराने के लिए। तो सर का हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो वैसे तो सर से हमारा काफ़ी अनौपचारिक संबंध है, पहले से ही है। हम 2000 लगभग 3 से ही सर से परिचित हैं। यहाँ तक कि हम मऊ में पढ़ते थे क्लास BA में। तो सन 2003 में उसे सर हमको पढ़ाया 2002 से ही हमें पढ़ाए हैं और अब तक सर का मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है, स्नेह और प्यार मिलता रहता है। हम नौकरी भी पा चुके हैं और PhD चल भी रही है सर के यहाँ से और सर के कैंपस में NTPC कैंपस में पढ़ा चुके हैं। तो सर के आने से हमें काफ़ी प्रसन्नता है और हम काफ़ी खुश महसूस कर रहे हैं। हमारा महाविद्यालय भी काफ़ी गौरवान्वित है। तो सर इस समय जो वर्तमान में समाजशास्त्र विभाग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सरकार अध्यक्ष के पद पर हैं और इसके पहले सर समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस के डीन के पद पर इस समय कार्यरत हैं और सर विश्वविद्यालय के तमाम प्रशासनिक अकादमिक पदों पर कार्य कर चुके हैं। साथ ही सर का जो अनुभव है 20 सालों का है। वर्तमान में सर विश्वविद्यालय के खेल परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर ही हैं और इनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय की जो टीम है राष्ट्रीय स्तर के तमाम पुरस्कार ग्रहण कर रही है। 4 पुस्तकें सर की प्रकाशित हो चुकी हैं। 32 रिसर्च पेपर सर के इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल में प्रकाशित हो चुके हैं। साथ ही 12 शोध छात्रों को सर ने अब तक गाइड कर दिया है और 9 अभी भी सर के अंडर में रजिस्टर्ड हैं जो कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 40 से भी अधिक MPhil के स्टूडेंट सर के निर्देशन में MPhil की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही सर कई बार विश्वविद्यालय के मूल्यांकन सेंटर के समन्वयक रह चुके हैं। विश्वविद्यालय के तमाम एकेडमिक और प्रशासनिक पदों पर कार्य कर चुके हैं और विभिन्न विश्वविद्यालयों की कमेटियों में भी सर मेंबर हैं। तो सर के आने से हम पूरा महाविद्यालय परिवार हमारा काफ़ी परिचित भी लोग हैं, आगे लोग तो सर से पहले से ही। तो सर से आने से काफ़ी महाविद्यालय परिवार हमारा गौरवान्वित है, प्रसन्नता महसूस कर रहा है और अपेक्षा है कि हमारी जो छात्राएँ हैं वो सर के बौद्धिक ज्ञान से लाभान्वित होंगे और हम सभी को भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने जो व्याख्यान के लिए। वेलकम सर। शासन द्वारा स्पॉन्सर्ड तथा लालकापुर शासकीय गर्ल्स PG कॉलेज अदलहाट द्वारा आयोजित 7 दिवसीय वर्कशॉप जिसका टॉपिक है आधुनिक आर्थिक राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अनुसंधान विषय इस 7 दिवसीय वर्कशॉप के दूसरे दिन की अध्यक्षता कर रही यहाँ की प्राचार्य डॉक्टर नीलम टंडन मैम, यहाँ के वरिष्ठ अध्यापक दुर्गेश जी,
इस 7 दिवसीय कार्यशाला वर्कशॉप के आयोजन सचिव मैडम अंजू, हाँ निकल गया दिमाग से, अंजू जी, और यहाँ पर उपस्थित सचिव जो है, ऑर्गेनाइजिंग सचिव को पहले राजकुमार जी को जो है, राजकुमार जी जो आयोजन कर रहे हैं, आयोजन सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, 7 दिवसीय जो है वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक कुमार यादव जी, हम लोगों के स्टूडेंट जितेंद्र, मनोज, अखिलेश, ये 3 लोग जो है विद्यापीठ के प्रोडक्ट हैं और हम लोगों ने पढ़ाया इनको। फिर इसके बाद जो है प्रणव कुमार जी जो है हम लोग बहुत दिन से परिचित हैं और यहाँ पर हमने जो है 15 दिन लगभग यहाँ का नमक खाया है और इनकी गाड़ी का भी काफ़ी इस्तेमाल किया है, इनका पेट्रोल भी काफ़ी खर्च किया है, तो टोल टैक्स भी दिया है। पड़ोसी प्रेम सुंदरी जी, प्रेमलता जी, हेरम पांडे जी, सुनीता बनर्जी जी, और जैसा कि विभव प्रताप सिंह जी से और कृष्ण कन्हैया जी से अभी जो है परिचय हुआ है। और अगर किसी का नाम छूट गया हो तो उसी में शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हम लोगों की संस्था में एक बार ज्वाइन कर लिया तो फिर वहीं से रिटायर भी होता है, तो इसलिए व्यक्तियों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हालांकि ये कॉलेज जो है हमारे लिए कोई नया नहीं है, हम बहुत यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और यहाँ आने में हमें बहुत प्रसन्नता होती है। इतना व्यस्त शेड्यूल चल रहा है और इसके बावजूद जो है मैंने यहाँ पे हाँ कर दिया। अभी भी मैं स्वयं वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से चंडीगढ़ से चल रहा है, और मैं आन हुई इसमें मोबाइल पे, क्योंकि 5 दिन का वर्कशॉप है, 4 दिन जो है अगर अटेंड करेंगे तभी वो जो है माना जाएगा जो है। और वीसी साहब का साफ आदेश था, सारे हेड डीन्स को तो करना ही करना है, सारे अध्यापक को भी जुड़ना है। तो व्यस्तता होने के बावजूद भी आप लोगों ने हमें एक तरह से सम्मान दिया और मौका दिया, और मैं अपने को आने से रोक नहीं सका। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हालांकि ये जो विषय है वो एक तरह से जो है कई विषयों को मिला करके रिसर्च में डालजी का टॉपिक रखा गया है, और यह मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है, अंतर अनुशासनात्मक जो है पद्धति जो है हम लोग इस समय रिसर्च में अपना रहे हैं। और हर विश्वविद्यालय कहता है कि अन्य विषयों के ज्ञान को भी जो है अपने विशेष विषय, जिस विषय का विद्यार्थी होता है, अध्यापक होता है, अन्य विषयों के ज्ञान को भी उसमें कैसे जोड़ा जाए, उनके नॉलेज को, उनके ज्ञान को और अनुसंधान को और बेहतर बनाया जाए। तो बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों ने रखा है, और मूल रूप से जो है हम लोग जब अनुसंधान का कार्य करते हैं तो उसमें मेथोडोलॉजी जो होती है, पद्धति शास्त्र जो होता है, वह लगभग कॉमन होता है। बस अध्ययन का जो टॉपिक होता है, विषय होता है, वो उस विषय से संदर्भित होता है। खास करके सोशल साइंस में तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको जो है इकोनॉमिक्स वाले भी रिसर्च कराते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी कराते हैं, मनोविज्ञान वाले भी और सोशियोलॉजी वाले भी, और कोई विषय एक तरह से बटा नहीं होता है, पर कहीं न कहीं जो है उस विषय की विशेषज्ञता जो है अध्यापक और स्टूडेंट में आई जाती है, जिस विषय पर वो बराबर पढ़ता रहता है। तो यहाँ पर चूँकि मैं उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और समाजशास्त्र का एक तरह से टीचर भी हूँ, तो इसलिए हमारा जो दायरा होगा वो समाजशास्त्री संदर्भ में मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं अगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स और अन्य विषयों पर जाने की कोशिश करूँगा तो फिर जो है मैं अपने साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उसमें मैं ज़्यादा एक्सपर्टाइज नहीं हूँ। और इन्हीं सब बातों के बाद मैं अब जो है अपना लेक्चर शुरू करता हूँ।
अनुसंधान की बात होती है, रिसर्च की बात होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि सोशियोलॉजी के भी हैं और सोशल साइंस के तो होंगे ही होंगे, कुछ साइंस के भी होंगे। तो होता ये है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और जिस समाज में, जिस पर्यावरण में वो रहता है, उसके सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं और उन घटनाओं को वह देखता है और उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएं जो है जागृत हो जाती हैं कि ये घटना कैसे घटित हुई। तो मानव एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ जिज्ञासु प्राणी भी है और यह जो जिज्ञासा होती है वह मानव की कभी मरती नहीं है। और खास करके जो छात्र होते हैं और जो अध्यापक होते हैं वो हमेशा जो है जिज्ञासु बने रहते हैं। अपनी जिज्ञासा, इन्हीं जिज्ञासाओं की जो है पूर्ति के लिए, यानी इन जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो हम व्यवस्थित ढंग से उस सामाजिक घटना या सामाजिक समस्या के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं वैज्ञानिक ढंग से, उसी को अनुसंधान कहते हैं। अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है। रिसर्च मतलब बार बार, सर्च मतलब खोज, यानी तथ्यों की बार बार खोज। होता ये है कि घटनाएं बदलती रहती है, सामाजिक जीवन बदलता रहता है, तो तथ्य भी बदलते रहते हैं और जब तथ्य बदलते रहते हैं तो सिद्धांत भी कहीं न कहीं बदलते रहता है। तो होता ये है कि हम लोग जो है 3 काम करते हैं अनुसंधान के माध्यम से। एक तो नए तथ्यों की खोज, नए तथ्यों की खोज से नए सिद्धांत के निर्माण करने का प्रयास किया जाता है, सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन करने का कार्य किया जाता है। दूसरी बात, जो पूर्व में सिद्धांत बन चुके हैं उन सिद्धांतों का परीक्षण, वर्तमान समय में वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप क्या सिद्धांत या अस्तित्व में हैं या यह सिद्धांत अब बदल चुका है, कोई नया सिद्धांत आने वाला है। तो हम जो है इस संदर्भ में जब बात करते हैं तो हम ऐतिहासिक संदर्भ में देखने का प्रयास करते हैं कि पहले के जो सिद्धांत थे वह वर्तमान संदर्भ में उनकी जो है रिलेवेंस है कि अभी रिलेवेंट है कि नहीं, और अगर जो है नहीं है तो क्या कुछ नया है। और तीसरा कार्य होता है कि जो बहुत ही आम माना जाता है और कहा जाता है कि कार्य कारण संबंधों को देखने का प्रयास किया जाता है। क्या जो है तथ्यों और वेरिएबल्स के बीच में कोई जो है कारणात्मक संबंध है कि नहीं, किसी सामाजिक घटना का क्या कारण है, यह पता लगाने के लिए हम लोग अनुसंधान में इस चीज को विशेष रूप से ध्यान देते हैं। और चौथी बात यह होती है कि अनुसंधान की जो नई नई पद्धतियां आती हैं उनका भी रिसर्च के माध्यम से हम जो है उसको देखते हैं कि वास्तव में ये जो पद्धति आई है किसी विशेष विषय में, हम लोग ज़्यादातर मनोविज्ञान से चीज़ों को लेते हैं, तो वह जो है जैसे मनोविज्ञान से बहुत सारी जो है अध्ययन पद्धतियाँ लिए और बहुत सारे हम लोग स्केल्स लिए, तो क्या यह वास्तव में हमारे इस जो है अनुसंधान में उपयोग लायक है कि नहीं, और उपयोग लायक अगर नहीं है तो कौन सी ऐसी पद्धति जो है लगाई जाए जिससे हमारा अनुसंधान कार्य पूरा हो। तो जो नई पद्धतियां होती उनका भी परीक्षण होता है। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि मानव एक जिज्ञासु प्राणी होता है और जिज्ञासा जो है उसके मस्तिष्क में हमेशा रहती है। आज मानव की भी बात करें, जब जो है कहते हैं कि आखिर ये अनुसंधान का कार्य शुरू कब हुआ, तो ऐसा नहीं है जैसा आप लोग समाजशास्त्र में या अर्थशास्त्र या किसी भी जो है पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते होंगे, जब से मानव है तब से समाज है, और मानव जब से तब से समाज है। तो समाज में जो है कोई न कोई ऐसी घटना, ऐसी सामाजिक समस्या या ऐसी कोई प्राकृतिक घटना या सामाजिक घटना हमेशा घटती रही है। अब होता ये था कि पहले का मानव जो है आज के मानव की तरह उतना जो है प्रगतिशील नहीं था, उतना बौद्धिक रूप से स्ट्रांग नहीं था और उतना विज्ञान भी नहीं था, हमारे पास जो है नॉलेज भी नहीं था। तो होता ये है कि शुरू का मानव जो था वह अपने अनुभव के द्वारा जो सामने उसकी घटनाएं घटित होती हैं उसके जो है बार बार देखने का प्रयास करता है और अनुभव के द्वारा जो है सामान्य निष्कर्ष को निकालने का प्रयास करता है। और उसमें उन्होंने जो भी निष्कर्ष उन्होंने निकाले वह लोकोक्तियों और मुहावरों के रूप में या कविताओं के रूप में या कहानियों के रूप में, किस्सों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि क्या बरखा जब कृषि सुखानी, तो मतलब क्या हुआ, यह एक बहुत महत्वपूर्ण
जो है एक वाक्य है, वैसे तो देखा जाए कुछ नहीं है, लेकिन अगर उसको देखा जाए तो ये जो है ये इसका मतलब ये हुआ कि जो बरसात जो है विश्व सूख जाने के बाद बरसात का कोई महत्व नहीं है। यह एक तरह से साइंटिफिक है और यह अनुभव के द्वारा लोगों ने जो है इस चीज को ज्ञापित किया है। तो हमने जैसा बताया कि अनुभव के द्वारा चीजों को सीखा जाता है। तो शुरुआत में जो मानव था, जैसे दो पद्धतियां इसमें यूज ले आते हैं हम लोग, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि जिसको इंडक्टिव मेथड बोलते हैं, उसको जो है मानव ने अपने अनुभव से देखा कि जैसे एक पत्ती गिर रही है, एक पत्ती गिरी तो उसके लिए वो सामान्य घटना थी। जब 2 पत्ती गिरी, 3 पत्ती गिरी, 4 पत्ती गिरी और उसने देखा कि ये जो है अब ये सामान्य घटना नहीं है, विशिष्ट घटना है, पत्तियां गिर रही हैं, तो उसने जनरलाइज किया कि कुछ पत्तियों के आधार पर जनरलाइज किया कि जो है सारी पत्तियां गिरेगी, पत्तियां जरूर गिरेंगी। यह एक मतलब उन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया, एक अवधारणा बनाया, ठीक है ना, कि जो पत्तियां हैं सारी गिरेंगी। तो इसमें हमने कहा क्या क्या, कुछ पत्तियों के आधार पर ही सारी पत्तियों के पेड़ की सारी पत्तियों पे जनरलाइज कर दिया। तो इसी तरह हम लोग रिसर्च में कुछ सैंपल का चुनाव करते हैं और यूनिवर्स के बारे में जो है हम जो है चार्मोनिक जो है अपना सिद्धांत को जो है स्थापित करते हैं, सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया क्या, आगमन पद्धति। आगमन में हम कुछ विशिष्ट घटनाओं को देखते हैं, विशिष्ट घटनाओं से सामान्य निष्कर्ष निकालते हैं। बहुत इससे आप लोगों को अच्छी समझ में आ जाएगा। सुरेश मर गया, दिनेश मर गया और प्रदीप मर गया, जो भी आपने लोगों ने देखा और अपने अनुभव से कि ये की जो है एक निष्कर्ष स्थापित किया कि जो है मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। तो यह एक सिद्धांत हो गया, तो कोई भी दूसरा भी व्यक्ति होगा वो भी मरेगा, है ना। तो ये सामान्य बात हुई। और जब हम जैसे किसी में एक चीज ये भी हो सकता है और साइंटिफिक से चलते हैं तो जस्ट उल्टा, सामान्य से विशिष्ट की ओर एक सामान्य सिद्धांत बना हुआ है। यह कहा जा रहा है कि मनुष्य मरणशील प्राणी है, तो फिर शंकराचार्य जी भी मरेंगे, क्यों, वो भी एक मनुष्य हैं। राम भी मरेंगे, मनुष्य एक मरणशील प्राणी है। इस सिद्धांत को लेकर के अगर हम देखते हैं, चीजों को, घटनाओं को देखते हैं, तो यह पता चलता है कि भाई शंकराचार्य जी भी एक दिन मरेंगे, राम भी मरेंगे, हर व्यक्ति मरेगा। तो यही से हम लोग जो कहते हैं कि निगमनात्मक भी, डिडक्टिव मेथड, सिद्धांत जो बने रहते हैं उन्हीं से हम लोग हाइपोथेसिस का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस का निर्माण जब हम करते हैं, कल्पना का निर्माण करते हैं, तो सिद्धांतों से ही करते हैं। और ये हमारा मेथड क्या होता है, निगमनात्मक होता है, आगमनात्मक नहीं होता है। आगमनात्मक तब होता है जब मेरे पास हाइपोथेसिस नहीं होती है, कोई नया रिसर्च करते हैं, नए तथ्य सामने आते हैं, तब हमारा वो जो है आगमनात्मक होता है। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, निगमनात्मक विधि से कहते हैं। जो सिद्धांत बने हुए हैं उन सिद्धांतों के आधार पर उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। उन उपकल्पनाओं को क्षेत्र में जाकर के अध्ययन करके जो तथ्य प्राप्त होते हैं उसके एनालिसिस से, डेटा के एनालिसिस से यह देखने का प्रयास करते हैं कि यह उपकल्पना सही हुई कि गलत साबित हुई। अगर उपकल्पना सही साबित हो जाती है तो सिद्धांत जो है की पुष्टि हो जाती है। अगर उपकल्पना जो है असत्य साबित होती है तो एक जो है स्टेटमेंट निकलता है, एक सामान्यीकरण होता है, एक सामान्य बात आती है और एक नई बात आती है। और ये नई बात को जो साहस करने वाले, जो अभी मैं यहाँ पर आऊंगा, अनुसंधानकर्ताओं के कौन से गुण होने चाहिए, यह एक साहस का गुण होना चाहिए कि नई चीजों को सामने ले आए, डरे नहीं कि ये सिद्धांत है, इसके विरुद्ध में कैसे जाऊंगा, ठीक है ना। या कोई सामाजिक समस्या है, कोई सामाजिक बुराई है और उसको जो है समाज में एक सामान्य नियम बन गया है, नैतिक आदर्श बन चुका है, नैतिक मूल्य हैं, और उसके विरुद्ध हम अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे ऊपर लोग जो है आक्रमण कर देंगे, हमारे जो है प्रतिक्रियाएं होगी, तमाम तरह की चीजें होंगी। तो इन सब चीजों का भी महत्व होता है सिद्धांत में। नया तथ्य आपने सामने रखा और लोग क्रिटिसाइज करेंगे, फिर दूसरे लोग भी उसका उसी
जो है टॉपिक पे रिसर्च करेंगे, उनकी वही मेथोडोलॉजी होगी, और उसके बाद जब निष्कर्ष आएगा तो कहेंगे नहीं, ये इनका जो है वर्तमान समय में जो इन्होंने नया चीज दिया है वो वास्तव में जो है अब जो है अस्तित्व में है, पुरानी चीजें खारिज हो गई, तो नया सिद्धांत का निर्माण हो जाता है। तो यह प्रक्रिया जो है पूरी तरह से चलती रहती है, और इसमें मूल रूप से मैंने जैसे कहा जो है एक जो है अनुसंधान में नए तथ्यों की खोज, दूसरी बात का सिद्धांतों का परीक्षण, पूर्व के सिद्धांतों का परीक्षण, तीसरा जो मैंने कहा कारणात्मक संबंध। तो दूसरे पे भी अभी आ जाते हैं जो है, क्योंकि कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं पूर्व सिद्धांतों का जो है परीक्षण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक स्टेनले हॉट जो है वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है एक समाज वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये कहा कि जो किशोरावस्था में लड़कों और लड़कियों के लड़के और लड़कियां तनाव का अनुभव करती हैं, किशोरावस्था में थोड़ा तनाव अनुभव करती हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं के स्टूडेंट ने मार्गरेट मीड ने जब अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि यह कल्चर पे डिपेंड करता है। जिस समाज में जो है प्रतिरोधी संस्कृति होगी, प्रतिरोधी संस्कृति मतलब लड़के और लड़कियों को मिलने से रोका जाएगा, वहां पर लड़के लड़कियां तनाव में होंगे, और जिस समाज में लड़के लड़कियों को मिलने से रोका नहीं जाएगा, वहां के लड़के लड़कियां तनाव का अनुभव नहीं करेंगे। व्यक्तित्व के विकास की, पर्सनालिटी के विकास की बात करते हैं, सोसाइटी में क्या किस तरह से व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, उसमें जो है इस तरह की बात जो है मार्गरेट मीड कहती है। तो क्या हुआ, सिद्धांत बदल गया। इसी तरह से देखा जाए मार्क्स की बात करते हैं, मार्क्स ने क्या कहा, सामाजिक परिवर्तन की बात करता है तो कहता है कि अर्थव्यवस्था ही, इकोनॉमी को ही जो है सब कुछ मान लेता है। लेकिन मैक्स वेबर जब जो करता है, उन्हीं के समकालीन मैक्स वेबर अपने अध्ययन में क्या करता है, वो कहता है कि नहीं, यह आर्थिक ही कारक नहीं है, बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि सामाजिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है, सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं। जैसा उन्होंने कहा धार्मिक कारक, उन्होंने विश्व के 6 धर्मों का जो है अध्ययन किया, और उन्होंने जो है एक जो है पूंजीवाद के उदय का कारण जो उन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म को जो है बना, और उन्होंने प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कुछ ऐसे इथिक्स थे, कुछ ऐसे नैतिक आचार थे प्रोटेस्टेंट धर्म में, जिसके कारण पूंजीवाद का उदय हुआ। उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो कुछ ऐसी कुछ चीजें हैं कि जो है सिद्धांतों का जो है जो बने रहे हुए सिद्धांत है उसमें संशोधन होता रहता है। एक दो एग्जाम्पल हमने दे करके इस बात से, इससे हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात मैं जैसे कहता कारणात्मक व्याख्या। अब हम लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी सामाजिक घटनाएं घटित होती हैं, और उन सामाजिक घटनाओं का, जैसे मैंने कहा कि मानव जिज्ञास प्राणु है, यह ढूंढने का प्रयास करता है कि इसके मूल में कारण क्या है। कोई भी चीज ऐसे नहीं, पंखा चल रहा है तो इसके